रहीम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना एमडी कैट फिजिक्स यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। ये एमडी कैट का एक नया आर्टिकल है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ, लेंज़es लॉ, ट्रांसफार्मर और इसी तरह आपने चैप्टर 16 के अंदर थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना है जिसके अंदर पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ और लेंज़es लॉ। आज हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आज कवर कर लें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म आनी चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो वेक्टर एरिया है, इसको याद रखिएगा। एक है सिंपल एरिया, वो एरिया मैग्नीट्यूड होता है। एक होता है वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया मींस कि ऐसा एरिया जिसकी डायरेक्शन होगी प्रॉपर, और हमने जब कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स तो इस वेक्टर एरिया की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। अब देखें जी, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया, ये आ गया जी, हमने कहा बी ए कॉस थीटा। अब जो एंगल है वो है बिटवीन बी एंड ए, ये याद रखना। यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें भी आ सकती हैं। तो वेबर इसका ऐसा यूनिट है, इसको हम टेस्ला मीटर स्क्वायर या जाउल पर एम्पेयर भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जाउल पर एम्पेयर ये भी इसका क्या होता है, यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट होता है इसका मैक्सवेल, और 1 वेबर होता है 10 की पावर 8 वेबर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैक्सवेल आना चाहिए। 1 वेबर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल। ठीक है जी, इसको ये ठीक कर लेते हैं। ओके, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। इसके अलावा ये जी एक स्केलर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ सकता है जनाब जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग हो या आपके पास एरिया वेरिंग हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे इस चीज़ को मैंने लिंक करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग हो या आपके पास एरिया चेंज हो रहा हो। अब ये मेरे पास डिफरेंट केसेस हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के। देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल। ये 2 की तो बात हो चुकी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एरिया की वजह से। जो तीसरी डिपेंडेंस है वो है जी हमारे पास थीटा। तो थीटा को चेंज करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने डिफरेंट जो है वो कंडीशंस ली हुई हैं। तो 3 कंडीशंस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम फ्लक्स। अब देखिए जी, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए एंगल विद एरिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहाँ पर एरिया के साथ जो है वो रिलेशन हम बना रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरिया के साथ जो एंगल है वो है 90 डिग्री। एरिया देखें परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, जरा गौर से देखिएगा। लेकिन जब हम वेक्टर एरिया की बात करेंगे तो वेक्टर एरिया होगा उसके हॉरिजॉन्टल। मतलब कहने का ये है कि जब एरिया परपेंडिकुलर पड़ा होता है तो वेक्टर एरिया होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यही वजह है कि यहाँ पर जब हम वेक्टर एरिया की बात करते हैं तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल बन रहा है 0 डिग्री। ये देखिए, यही वजह है कि हमने कहा यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इसी तरह मिनिमम फ्लक्स या जीरो फ्लक्स कब आएगा, जब एरिया हॉरिजॉन्टल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। अब देखें यहाँ पर इनके दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। लेकिन जब हम वेक्टर एरिया की बात करेंगे तो देखें जब आपके पास एरिया हॉरिजॉन्टल पड़ा है तो वेक्टर एरिया होगा इसका परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल है 90। यही वजह है कि cos 90 होता है 0। तो यहाँ पर इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी 0। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझनी है कि एरिया प्लेसमेंट और वेक्टर एरिया। तो देखें 0 फ्लक्स के लिए एरिया रखना होगा हॉरिजॉन्टल। यही वजह है कि वेक्टर एरिया बनेगा फिर 90 डिग्री और इसी वजह से आपके पास फ्लक्स आएगा 0। अब एनी वैल्यू मीन्स हम कहते हैं इंटरमीडिएट फ्लक्स। तो इंटरमीडिएट फ्लक्स के अंदर ये देखें कि हमें एंगल थीटा दिया हुआ है, लेकिन हमने इस एंगल की बजाय हमने जो है एंगल दूसरा जो है वो कंसीडर करना है। तो यहाँ पर आप एंगल कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो एंगल यहाँ पे 0 और 90 के दरमियान अगर आप 0 की जानिब जाएंगे, अगर आपका वेक्टर एरिया 0 डिग्री की जानिब जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर 90 की जानिब जाएगा तो फ्लक्स कम होगा। तो ये हम एरिया कंट्रोल जो है, वेक्टर एरिया कंट्रोल करके हम फ्लक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं।
अब ये रिंग्स हैं, रिंग्स के अंदर भी देखेंगे हमारे पास दो केस हो सकते हैं। अगर एक रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का एंगल बने 90 डिग्री, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये वेक्टर एरिया है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एरो लगाने चाहिए, ठीक है, ये देख लें यहाँ पे एरो होना चाहिए। और ये एंगल, अगर ये एंगल है 90 डिग्री तो फिर हम कहेंगे जी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा 0, ठीक हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर। लेकिन अगर एक रिंग में से वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हो, कि एंगल 0 डिग्री हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो हम कहेंगे कि अब फ्लक्स की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगी। और इस केस में फ्लक्स का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बी। अब यहाँ पर एरिया जो है हमें पता है सर्कल का जो एरिया है ये पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए आपको ये फार्मूला जो है वो पूछा जा सकता है कि जी इस केस में बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहना है जी कि पाई आर स्क्वायर बी। तो ये था जी हमारे इस लेक्चर का पहला हिस्सा कि जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। अच्छा, इसके अलावा ये हो सकता है कि आपको वेक्टर दिए जा सकते हैं, मतलब b = i + 2j + 3k, इस तरह एरिया हो सकता है जी 2i + 2j + 3k। तो आपको इस तरह से फ्लक्स निकालना भी आना चाहिए। ये चीज़ जो है ये पहली एग्जाम्पल में उसने दी हुई है, तो वो आपने एग्जाम्पल लाजमन करनी है। अब उस एग्जाम्पल में जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव, लेकिन आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उस नेगेटिव की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो वो पहली एग्जाम्पल आपने लाजमन जो है वो सॉल्व करनी है। अब हम बढ़ेंगे अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमने ये देखना है कि इंडक्शन कैसे होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फ्लक्स का इसके साथ क्या रिलेशन है। फ्रेंड्स, अब हम जो है लेक्चर के दूसरे हिस्से की जानिब पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखें, लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है, और हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है अगर हम एरिया चेंज कर दें या हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं जी इंडक्शन की जानिब के इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कंसेप्ट जो है हम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इंडक्शन होती है। देखिए, सबसे पहले ओरिस्टिड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो डिस्कवर किया। ये चीज़ हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं और पिछला पूरा जो टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का उसमें हमने यही पढ़ा। अब फेराडे और हेनरी, ये बुक की लाइंस हैं, आपने यहाँ से जो है बुक के ऊपर जाकर लाजमन इनको अंडरलाइन करना है, इनको देखना है कि फेराडे और हेनरी ने क्या किया। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना जो है वो डिस्कवर किया। अब मेन कंसेप्ट क्या है? मेन कंसेप्ट ये जो मैंने दो बातें लिखी हैं, इन दो बातों के ऊपर दो चैप्टर्स का कंसेप्ट है। चेंजिंग करंट, अगर करंट चेंज होगा तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देता है हमें। ये चीज़ हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी है कि अगर आप करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अब उन्होंने इसका रिवर्स किया, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया हेनरी और फेराडे ने, और उन्होंने देखा कि उन्हें एक चेंजिंग करंट मिल रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब इसको समझाने के लिए ये देखें, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसको हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कि एक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर से, तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आप देख सकते हो। अब ये हेनरी ने और फेराडे ने क्या किया, इन लोगों ने, ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर थे लेकिन स्टडी इनकी जो थी वो एक तरह से सेम ही थी। फेराडे ने क्या किया, उसने एक लूप ली, ठीक है, और उस लूप के साथ एक गैल्वानोमीटर जो है उसने अटैच किया, ये गैल्वानोमीटर है। अब वो एक मैग्नेट को इस लूप के करीब लेकर आया तो उसने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर से गुजर रही हैं, और जब वो उसको उसकी तरफ लेके जाता है तो ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। जब वो उससे अवे लेके जाता है तो गैल्वानोमीटर वंस अगेन डिफ्लेक्शन शो करता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो डिफ्लेक्शन शो हो रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी कोई करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है इस लूप के अंदर। अब सवाल ये है कि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ करंट तो है नहीं, तो फिर ये डिफ्लेक्शन क्यों शो हो रही है? तो उसने फिर इस चीज को कंक्लूड किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना ये एक चीज हमें दे रहा है, और उसने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और वो जो करंट आया उसको उसने कहा कि ये इंड्यूस करंट है। अब ये देखें, यहां मैंने लिखा हुआ है कि डिफ्लेक्शन शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल ऐसी है।
अब सवाल ये है कि रीजन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रीजन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो क्या है, वो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का लाजमी चेंज होना है, तभी आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। ठीक है जी। तो हमने कहा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। अब हम जरा थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसका व्यू करते हैं कि ये किस तरह से है। तो ये देखो, ये एक एरिया है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो आप देख सकते हो कि फिल वक्त इसके अंदर से 3 लाइंस गुजर रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है 3। अब डेल्टा टी टाइम में जब मैंने इसको नीचे पुल किया, ठीक है, इस लूप को, इस एरिया को, तो आप देखें कि अब जो है इसके अंदर से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो अब फ्लक्स कितना है 2। तो हमने देखा कि यहाँ फ्लक्स में चेंज आया, 3 से 2 हुआ किसी डेल्टा टी टाइम में। तो इसी चीज को फेराडे ने लॉ बना के स्टेट कर दिया। वो क्या कहता है, फेराडे कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो चीज हमें मिल रही है इसके रिजल्ट में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इसको उसने स्टेट कर दिया, ये ला आ गया। और ये आ गई जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म के डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी। ये आपके पास उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको आप देख लो। फॉर एन नंबर ऑफ लूप्स के लिए ये हो जाएगा माइनस एन डेल फाई बी ओवर डेल टी। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा कि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आता है। फिल वक्त हमने जो चीज़ सीखी है वो ये सीखी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या है, आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो ये आपने अब लाज़िम मलजूम बात समझनी है कि व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर मस्ट बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि हम किन तरीकों के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकते हैं, हम किन तरीकों के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइम ये जो मैंने चीज़ पढ़ाई है इसको अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से पैदा हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है, मेन कंसेप्ट क्या है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना लाजमी है। अब हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो कौन से रूल्स हैं कि जिनके तहत मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है आपको बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा तब आता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। ये फेराडे लॉ आपके सामने मेन चीज़ ये है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब सवाल ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पास 2 मेथड, एक है जी रिलेटिव मोशन, एक है जी हमारे पास चेंजिंग करंट। रिलेटिव मोशन होती है हमेशा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की किसके साथ, एरिया के साथ। तो बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, एरिया कांस्टेंट रखते हैं, और बाज़ औक़ात एरिया चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में जो मेन कंसेप्ट आता है वो मोशनल ईएमएफ और फेराडेज लॉ। ये फेराडे लॉ तो हम पढ़ चुके हैं, मोशनल ईएमएफ में भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसी तरह आपको सवाल आएगा, क्या ऐसा मुमकिन है कि विदाउट रिलेटिव मोशन आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकें। तो आपने कहा जी बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? हमने कहा जी हम करंट चेंज करवा के भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज करके इस तरह से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर सकते हैं। अब ये काम किस तरह से होता है, हमने कहा जी ये काम होता है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन के साथ। तो ये देखें, सबसे पहले हम रिलेटिव मोशन को देखते हैं। रिलेटिव मोशन में जो पहली चीज़ है वो है मोशनल ईएमएफ। ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, ये कंडक्टर है आपके सामने। आप इस कंडक्टर को जब इसके अंदर मूव करवाएंगे तो आप देखेंगे कि गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है वो है जी E = -VBL sin थीटा। मैग्नेटिक जो आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड पे, लेंथ पे और थीटा पे। तो अगर एंगल आपके पास 90 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास मैक्सिमम होगी, अगर 0 डिग्री या 180 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास 0 होगी। इस तरह कंडक्टर अगर स्टेशनरी है तो ईएमएफ 0 होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगी, लेंथ अगर आपके पास 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह से ये मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट है। अब हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको भी देख लें। ये जी हमारे पास एक लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप इस लूप को इसके अंदर मूव करवाएंगे, रिलेटिव मोशन देंगे तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। अगर फॉरवर्ड मोशन होगी तो करंट इंड्यूस जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर बैकवर्ड मूव करवाएंगे
तो करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो क्लॉकवाइज होगा। सिमिलरली जी हमारे पास एक लूप है, आप देख सकते हो एक मैग्नेट है, मैग्नेट और लूप, जब आप इसको मूव करवाओगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, हमें पता है इस बात का। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो आपके पास जो करंट है वो क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह ये आपने इस प्रोसेस को देखना है, ये आपके पास एक तरह से समझ लें सेल्फ इंडक्शन है। इसी तरह से इसके साथ एक और लूप लगा देंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगी। लेकिन आप रूल समझ लें, रूल क्या है यहाँ पे? रूल ये है कि आपके पास ये एक कॉइल है, आप देख सकते हो एक बैटरी लगी हुई है और एक ये वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है। आपने वेरिएबल रजिस्टर की रेजिस्टेंस चेंज करनी है। बिल फर्ज मैं रेजिस्टेंस कम करता हूँ तो करंट बढ़ता है, ये आप देख सकते हो। अब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी, ये आप देख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। तो ये जी हमारे पास वो डिफरेंट मेथड्स हैं कि जिनकी मदद से हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा के इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब ये जो मोशनल ईएमएफ है ये भी लीड करता है फैराडे लॉ को, ये याद रखिएगा कि यहाँ पे सिंपल हम मैथमेटिकल फॉर्म को थोड़ा चेंज करके हम फैराडेज लॉ बना लेते हैं, बात एक ही है। असल कंसेप्ट ये है भाई कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है ना तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लाजमी आएगा। आपको अब यहाँ से सवाल क्या आ सकते हैं? आपको यहाँ से सवाल आ सकता है जी इस तरह से कंडक्टर की मोशन का। अब याद रखो कि ये जो कंडक्टर है इट इज़ मेड अप ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो यही वजह है कि जब हम इसको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज में हम मूव करवाएंगे तो अपर प्लेट पे सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एमसीक्यू में आ सकती है चीज़ कि पॉजिटिव चार्ज सारा ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज सारा नीचे वाली प्लेट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, यहाँ से सवाल ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल देखें, अब यहाँ पर एक पोटेंशियल आ गया, इस प्लेट पे बिल फर्जी वी बी पोटेंशियल है, बिल फर्जी इस पे वी ए पोटेंशियल है। तो जब भी पोटेंशियल में चेंज आता है, पोटेंशियल वेरी करता है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ईएमएफ के लिए इसका क्लोज होना लाजमी नहीं है, लेकिन करंट के लिए पाथ क्लोज होना लाजमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंड्यूस करंट हमेशा तब आएगा जब पाथ क्लोज होगा, जबकि ईएमएफ के लिए पाथ क्लोज होना लाजमी नहीं है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड्स टू इंड्यूस्ड करंट, ये याद रखिएगा बात कि जहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है लाजमी नहीं है कि वहां पे इंड्यूस करंट हो, लेकिन जहां पे इंड्यूस करंट होगा वहां पे लाजमन इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। अब इंड्यूस करंट मैंने बताया कि हमेशा वहां होगा जहां पे पाथ क्लोज होगा, जबकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए पाथ क्लोज होने की शर्त नहीं है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, इस तरह यहाँ पे आपको आ सकता है जी कि जी किस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो जी करंट किस तरह से होगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे आ सकता है, और यहाँ पे आपको आ सकता है कि जी हमने मैग्नेटिक जो है हमने बिल फर्ज अगर रेजिस्टेंस बढ़ाई है तो बताएं जी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी क्वेश्चन डोमेन में आती हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी क्वेश्चन डोमेन को आपके साथ डिस्कस करूँगा, कुछ जो है चीज़ें जिनके ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है उन पैरामीटर्स का जिक्र होगा। इस तरह मैं आपके साथ कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ के ग्राफ्स अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस पोर्शन को आप देख लें, अब हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट पोर्शन। स्टूडेंट्स, लेक्चर का ये जो हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं जो कि बारहा दफ़ा एमसीक्यूज़ में आई हैं, और आपको डिफरेंट एंटिटेस्ट की किताबों में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने बात की है डिपेंडेंस की, ठीक है। अब ये टेबल ज़रा गौर से देखें, इस टेबल को आपने मनोवन ऐसे ही बनाना है और यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। एंड पे मैंने ग्राफ डिस्कस किए हुए हैं, इसके बाद भी मैं कुछ ग्राफ आपके साथ और डिस्कस करूँगा, इनको भी आपने देखना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले इस टेबल के अंदर कौन सी फॉर्मेशन है जिसको हमने समझना है, हमने क्लैम करना है, और नीचे जो ग्राफ बने हुए हैं ये ग्राफ हमें किस तरह से जो है वो अंडरस्टैंड करने हैं। देखिए सबसे पहले आप पैरामीटर्स को देखें, क्वांटिटीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड चार्ज और पावर। सबसे पहले इनके फार्मूलाज, तो फार्मूलाज आपके सामने। इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपको पता है जी फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड करंट वही ओहम्स लॉ से हमने बनाया हुआ है, यहाँ से आप वैल्यू पुट करके इसको जो है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकते हो। इंड्यूस्ड चार्ज, ये इंड्यूस्ड चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सी किताबों में इससे रेलेवेंट सवाल दिया हुआ है, ठीक है। पावर आप जानते हो कि आपके पास वी स्क्वायर ओवर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, यहाँ पर वी को आप इंड्यूस्ड ईएमएफ के सिंबल के साथ रिप्लेस कर दो। अब सर्किट पे आ जाओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए सर्किट ओपन हो क्लोज हो नो इशू, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही होगा, ठीक है, ओपन हो या क्लोज हो।
इंड्यूस करंट के लिए सर्किट का क्लोज होना शर्त है, ये बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में। करंट हमेशा तब फ्लो होता है जब आपके पास पाथ क्लोज हो, ठीक है, जब आपके पास सर्किट क्लोज हो। अगर सर्किट ओपन होगा या पाथ ब्रोकन होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये मैं आपसे इससे रेलेवेंट 2-3 क्वेश्चन जो है मैं एंड पे जो है आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसके बाद आ जाए इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज के लिए भी सर्किट का क्लोज होना लाजमी है, ठीक है जी। इसी तरह पावर भी सर्किट ओपन हो या क्लोज हो, नो इशू, पावर जो है वो होगी ही होगी। अब आ जाए डिपेंडेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है क्वेश्चन डोमेन का। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी है चैप्टर नंबर 15 का। अब आ जाए इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट जो है वो सर्किट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि जब हम बुक की लाइंस को हम देखते हैं या वैसे भी अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखें तो देखें V इज इक्वल टू आई आर या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर, इक्वेशन एक ही है। अब जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास आई और आर का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही वजह है कि हम कहते हैं जी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सर्किट रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो करंट कम हो जाता है, या आप रेजिस्टेंस कम करते हो तो करंट आपके पास बढ़ जाता है। तो यही वजह हम कहते हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट है ये सर्किट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इस तरह इंड्यूस चार्ज भी डिपेंड करता है जी सर्किट रेजिस्टेंस के ऊपर। याद रखनी है ये बात कि इंड्यूस करंट और इंड्यूस चार्ज ये दोनों जो हैं ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, जबकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डिपेंड नहीं करता। इस तरह जो पावर है वो भी जो है सर्किट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि दोनों ही फार्मूलों में रेजिस्टेंस आ रही है, तो रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल है सर्किट की पावर के ऊपर। उसके बाद ये इनके एसआई यूनिट हैं, हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो वोल्ट है, करंट है तो एम्पेयर, चार्ज है तो कूलम, और पावर है तो वॉट। तो इस टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी, एक तो आपने इंड्यूस करंट को देखना था, एक इंड्यूस चार्ज को, एक तो सर्किट पे डिपेंडेंस कि सर्किट ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और दूसरा डिपेंडेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो इस यहां से आपको आ सकते हैं। उसके बाद देखें जी ये रेड में मैंने एक बात लिखी हुई है कि स्लोप ऑफ 5BT ग्राफ गिव्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। बिल्कुल जी ऐसे ही है, क्योंकि हम अगर बात करेंगे फार्मूले की तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो फार्मूला है फिर फैराडे लॉ वाला, ये वाला, अगर आप इसको डेल्टा एन को अगर आप जो है या एन को आप जरा बाईपास कर दो तो 5B ओवर डेल्टा टी, अब देखें इसका जो स्लोप है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल। अब ये देखें जी ये पहला ग्राफ आप देख सकते हो। इस ग्राफ में क्या हो रहा है? इस ग्राफ में फ्लक्स कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप देख सकते हो। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप देखें जी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या है? आपके पास 0 है, ठीक है। इस तरह दूसरे ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने कहा जी यहाँ पर जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट है। अब ये नेगेटिव साइन सिर्फ क्यों आ रहा है? वो जी हमें पता है फार्मूले की वजह से। तो आपने ये परेशान नहीं होना कि इससे पहले तो सर ने हमेशा हमें स्लोप पॉजिटिव पढ़ाया है, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव आप ये समझ लें क्वांटिटी वाइज है, स्लोप खुद तो पॉजिटिव ही है, लेकिन चूंकि वो नेगेटिव साइन है इसलिए हमने कहा जी यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस जो है वो होगा आपके पास, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। इस तरह यहाँ पे आ जाएंगे थर्ड ग्राफ। अब थर्ड ग्राफ में देख लें जी ये स्लोप डिक्रीजिंग है, वंस अगेन स्लोप डिक्रीजिंग है, लेकिन चूंकि फार्मूले में नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो यही वजह हमने कहा कि यहाँ पे स्लोप तो आपके पास है, ये फ्लक्स डिक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही वजह यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपने पजल नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग ही है, लेकिन वो नेगेटिव साइन की वजह से हमने कहा जी कि वो क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव में कांस्टेंट होगी। यहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग ही है, लेकिन चूंकि नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये चीज़ इस तरह से है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लो, इसको देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डोमेन है, यहाँ से आपको सवालात आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कुछ और ग्राफ हैं और कुछ और क्वेश्चन डोमेन है। ओके बेटे स्टूडेंट, इस पार्ट के अंदर हम जो है इंडक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं।
यहाँ मैंने जो है कुछ ग्राफ आपके साथ डिस्कस किए हैं और कुछ जो है दूसरे क्वेश्चन डोमेन जो है आपके साथ डिस्कस किए। सबसे पहले देखें जी, ये हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक है जी मैग्नेटिक फ्लक्स से टाइम ग्राफ और दूसरा है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम ग्राफ। इन दोनों के दरमियान मैंने जो है वो एक समझ लें कंपैरिजन किया हुआ है। ये तीन ग्राफ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब इन तीन ग्राफ्स का मैंने आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ रिलेशन बताना है। ये रिलेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं ग्राफिकल समझाना चाहता हूँ। देखें जी, पहला ग्राफ है आपके सामने, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके सामने जीरो है, ये आप उसका ग्राफ देख सकते हो। दूसरा ग्राफ जिसके अंदर इंड्यूस्ड जो है आप देख सकते हो, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नेगेटिव में आएगी और कांस्टेंट होगी। तो ये आप देख सकते हो कि इसका ग्राफ जो है ये नेगेटिव जो है इसका, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसको नेगेटिव से शो किया और बताया ये कांस्टेंट है। अब तीसरा ग्राफ देखें, तीसरे ग्राफ में आप ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ यूनिफॉर्म रेट पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज था, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिक्रीज था। तो मैंने कहा इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हमने जब इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम का ग्राफ देखा इस सिनेरियो के अंदर, तो देखें ये पॉजिटिव और कांस्टेंट है। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। मैंने सिर्फ एक आपको उसका एक पिक्चोरियल व्यू दिया है। एक ये समझ लें आप कि मैंने आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दी कि ये चीज़ हकीकत में इस तरह से है। तो बाज़-औक़ात क्या होगा, बाज़-औक़ात आपको ये ग्राफ दिया होगा, आपसे ये ग्राफ पूछा जाएगा, या ये ग्राफ दिया जाएगा, आपसे कहेगा जी देखें जी इस एक सिनेरियो है जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम का ग्राफ ये बन रहा है। अब आप ऐसा करें, इसका आप इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम का ग्राफ बताएं। तो आपने इस तरह से ये ग्राफ जो है मेमोराइज करने हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके के साथ सॉल्व कर सको। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सिनेरियो है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगी और इंड्यूस्ड करंट कब होगा। तो ये देखेंगे मैंने तीन पॉसिबल सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनटू द पेज है उसके अंदर हम ड्रॉप करते हैं, तो इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, इंड्यूस्ड करंट भी होगा। क्यों? क्योंकि पाथ क्लोज है। ओके, अब हम इस चीज़ को बाद में देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो मैं आपको लेंजेस लॉ समझाने के बाद बताऊंगा। लेकिन फिल वक्त हमने सिर्फ ये सिनेरियो देखना है कि अगर एक रिंग को हम इस तरह से मूव करवा रहे हैं तो बताएं जी कि इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या नहीं होगा। तो हमने कहा जी इस सिनेरियो में दोनों ही होंगे, मैंने टिक लगाया हुआ। अगर हम रिंग को कट करते हैं, अगर रिंग कट कर दिया और आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्रॉप किया है, तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा लेकिन इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब पाथ क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा लेकिन इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, मेटेलिक रॉड है, और आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्रॉप करते हैं जो कि इनटू द पेज है, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा लेकिन इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। क्योंकि अब यहाँ पर ये जो है ये क्लोज लूप नहीं बना रहा, ये सिर्फ दो एंड्स हैं। इन दो एंड्स के ऊपर आपको सिर्फ ईएमएफ मिलेगा, यहाँ पे करंट नहीं मिलेगा। तो करंट के लिए ये पाथ जो है वो इस तरह से क्लोज होना चाहिए था, जो कि क्लोज नहीं है फिल वक्त। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा लेकिन इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। तो ये वो पॉसिबल सिनेरियो हैं जो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद आ जाए जी लेंजेस लॉ। मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव साइन जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो अब वक्त आ गया है वो चीज़ समझाने का। देखिए जी लेंजेस लॉ का पहली चीज़ क्या बताई, द रीजन ऑफ नेगेटिव साइन इन, ये दो इक्वेशंस के अंदर मैंने नेगेटिव साइन लगाया था, मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये जो नेगेटिव साइन है या जो लेंजेस लॉ है, ये दर हकीकत क्या है, ये एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव साइन को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट चले जाओगे। लिहाजा हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद जी एप्लीकेबल टू इंड्यूस करंट नॉट टू इंड्यूस ईएमएफ, ये अगला इंपॉर्टेंट तीन कंसेप्ट है कि लेंजेस लॉ लगता है इंड्यूस करंट के ऊपर, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर नहीं लगता। अगली बात, ये हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट देता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों पता चल सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो बात ये है कि ये सिर्फ जो है इंड्यूस करंट के ऊपर जो है वो लगेगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा और ये उसी के ही मामला जो है वो हमें समझाता है।
तो अब ये लेंजेज लॉ का थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ये टॉपिक डिटेल है। अब इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, इसके केसेस, इसकी क्वेश्चन डोमेन डिस्कस करूंगा। तो फिल वक्त आप सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन समझें, आप ये समझें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट कब आता है, और इन ग्राफ्स को अच्छी तरह से देख लो। अब जो नेक्स्ट लेक्चर का पोर्शन होगा वो डिटेल में होगा किसके ऊपर, लेंजेज लॉ के ऊपर। और फिर उस जो है टॉपिक को कवर अप करने के बाद हमारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म होगा। तो अब आपने मेरे साथ जो है वो लेंजेज लॉ को डिस्कस करना है। तो अब इस लेक्चर को मैं, इस पोर्शन को मैं यहाँ पे जो है कंक्लूड करता हूँ, और अब नेक्स्ट जो है वो हम लेंजेज लॉ स्टडी करेंगे। अब जो है हम लेंजेज लॉ को डिटेल में देखेंगे कि लेंजेज लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है और किस तरह ये अपने कॉज को अपोज करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट को आप देखें, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। देखिए यहाँ पे मैंने इंड्यूस करंट के ऊपर टिक लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लेंजेज लॉ है ये सिर्फ इंड्यूस करंट्स के लिए होता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, कि लेंजेज लॉ ने हमेशा उस कॉज को अपोज करना है जो उसके अंदर एक इंड्यूस करंट लेके आ रहा है। मतलब हम सिंपल अल्फाज में ये कहते हैं कि इसने हमेशा, इंड्यूस करंट ने हमेशा अपने कॉज को अपोज करना है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो है वो एप्लीकेशन है उसकी, इसलिए ये काम लाजमी होगा। अब देखिए जी, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के करीब लेके आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ इंटरेक्शन कर रही हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब ये देखें, यहाँ मैंने डिटेल में बात समझाई है कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कम्स टुवर्ड्स द कॉइल, जब आप नॉर्थ पोल को उसकी तरफ लेके आएंगे तब हमने देखना है कि क्या होता है। पहली बात, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड करंट आता है, क्योंकि हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है ये, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आएगा। हमने कहा जी एंड इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन लूप, ये आप देख सकते हो कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड करंट आ गया। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ पे है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इस साइड पे, ठीक है, तो फिर इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वर इस साइड पे है तो फिर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ये आपने याद रखनी है बात, और यही चीज आपको तंग करेगी लेंजेज लॉ के अंदर। ऑब्जर्वर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से उसको लेके आ रहे हैं, तो हमने कहा जी इस साइड से जब हमने देखा तो हमने कहा जी यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज जो है वो करंट फ्लो होगा। अब अगली बात देखिए, नाउ इंड्यूस करंट हैज टू अपोज द कॉज, सो लेफ्ट फेस ऑफ कॉइल बिहेव एज नॉर्थ पोल। अब हमें पता है जी कि ये जब फ्लक्स चेंज होता है कि इंड्यूस करंट फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी आती है। अब हमें पता है कि लेंजेज लॉ ने अपने कॉज को क्या करना है? अपोज करना है। यही वजह है कि हमने कहा कि अब ये जो फेस है, ये लेफ्ट फेस जो आप देख रहे हैं, ये वाला फेस, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बनना चाहिए, ताकि ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या कर सके? रिपेल कर सके। क्योंकि हमें पता है कि इसने अपने कॉज को अपोज करना है। वो तभी मुमकिन है जब यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। नाउ नॉर्थ पोल ऑफ कॉइल विल रिपेल द मैग्नेट। किया आप देख सकते हैं कि इस नॉर्थ ने इसको क्या किया है? रिपेल किया है। ये मैग्नेट इस तरफ जाना चाहता था, ये कॉज था, तो ये उसका क्या आ गया जी कि उसने इस कॉज को अपोज किया है। मैग्नेट जाना चाहता है लेफ्ट से राइट, जबकि ये जो कॉइल है ये इसको राइट से लेफ्ट मूव करवा रही है। उसकी वजह क्या है? ये इंड्यूस करंट। तो हमने कहा जी देखिए, इंड्यूस करंट अपोज इट्स कॉज बाय रिपेलिंग द मैग्नेट। तो इस तरह से लेंजेज लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है और इस तरह से ये काम करता है। तो दोबारा से देख लो कि जब भी एक नॉर्थ पोल मैग्नेट का सी कॉइल की तरफ जाएगा तो उससे फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? वो असल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी ताकि लेंजेज लॉ जो है वो फुलफिल हो सके। तो यही वजह है कि इसके नॉर्थ पोल ने, कॉइल के नॉर्थ पोल ने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या किया है? अपोज किया है। यही वजह है कि अब वो उससे अवे मूव करेगा। तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट केस आ सकते हैं। हम साउथ पोल को मूव करवा सकते हैं, ठीक है जी, टुवर्ड्स द कॉइल। इस तरह हम नॉर्थ को उससे अवे मूव करवा सकते हैं, हम साउथ को उससे अवे मूव करवा सकते हैं। तो ये मल्टीपल केसेस हैं, ये अब आपने बातें याद रखनी है। अब मैं आपको लेंजेज लॉ से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि आपको करंट की डायरेक्शन निकालने का पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। और दूसरा हमने ये देखना है कि इससे
इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे लेंज़ेज लॉ की क्वेश्चन डोमेन की जानिब। ये मैंने आपके साथ जो है कुछ केसेस डिस्कस किए हैं, केसेस ऑफ मैग्नेट मोशन जो कि लेंज़ेज लॉ से रेलेवेंट है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये फिल वक्त मैंने आपके साथ 4 केसेस डिस्कस किए हैं। आप इन चारों से समझ के 4 केसेस और बना सकते हो और वो आपने बना के मुझे सेंड करने हैं ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक को लेके कैसी है। अब ये देखें, सबसे पहले हमने मोशन ऑफ मैग्नेट, पोलैरिटी ऑफ कॉइल फेस, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्यूड फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब देखें, मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड को रेफरेंस लिया हुआ है, तो अगर आप राइट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपने बात समझनी है। ओके, यहाँ पे जो मैंने एरोस लगाए हैं, ये एरोस जो हैं ये मैंने लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के हिसाब से लगाए हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहला जो केस है वो ये है जी, नॉर्थ पोल अप्रोचिंग द कॉइल। अब जब नॉर्थ पोल अप्रोच करेगा तो हमें पता है जी कि यहाँ पे कॉइल के इस फेस पे नॉर्थ पोल आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज, ये भी मैंने आपको भी लास्ट समझाया है। नेचर ऑफ फोर्स, अब इस नॉर्थ ने इस नॉर्थ को क्या करना है, रिपेल करना है। यही वजह है कि नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव। इसके बाद नॉर्थ पोल रिसीडिंग फ्रॉम द कॉइल, कि वो उससे अवे जा रहा है। रिसीडिंग मींस अवे जा रहा है, तो जब ये उससे अवे जाएगा तो अब देखें, अब कॉज क्या है, अवे जाना। तो उसने क्या करना है, अब उसने इसके अपोजिट काम करना है इंड्यूस करंट में। तो इंड्यूस करंट पहली बात क्या है, क्या करेगा कि यहाँ पे कॉइल के इस फेस पे क्या आएगा, साउथ पोल, ताकि वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। वो उससे दूर जाना चाहता है तो वो उसको अपनी तरफ लाना चाहता है। यही वजह हमने कहा जी यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। जब साउथ पोल बनेगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव। ये उससे दूर जाना चाहता है, ये उसे कहेगा जी मेरी तरफ आओ। तीसरा केस, साउथ पोल अप्रोचिंग द कॉइल। अब देखें जी, साउथ पोल अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ पोल, ताकि उसको रिपेल कर सके। साउथ पोल बना, इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगा। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव। सिमिलरली फोर्थ केस पे आ जाए, साउथ पोल रिसीडिंग द कॉइल। तो वंस अगेन जी, साउथ पोल उससे अवे जा रहा है तो वो कहेगा मेरी तरफ आओ, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव। तो ये थे जी हमारे पास 4 केस। इन 4 केसेस में सिंपल आपने एक ही बात सीखी है, वो ये कि इंड्यूस करंट ने हमेशा अपने कॉज को अपोज करना। अगर कॉइल, अगर मैग्नेट उससे अवे जा रहा है तो वो मैग्नेट को कहेगा कि मेरी तरफ आओ। अगर मैग्नेट उससे जो है वो उसकी तरफ आ रहा है तो वो उससे कहेगा मुझसे दूर चले जाओ। ठीक है, तो ये सारे वो केसेस हैं जो आपको आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं और इन्हीं की मदद से ही उसने क्वेश्चन बनाने हैं। और लेंज़ेज लॉ से रेलेवेंट क्वेश्चन आ भी रहा है और ये वो पॉसिबल सिनेरियो है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल आपके साथ डिस्कस किया है नॉर्थ पोल अप्रोचिंग द कॉइल, नॉर्थ पोल रिसीडिंग द कॉइल। तो इसी तरह आपने क्या करना है जी, आपने ये केस ऐसे भी कर सकते हो कि अब मैग्नेट को स्टेशनरी रख लो, आप लोग कॉइल को मूव करवा लो। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे कि बिलफर्ज ये जी एक आपके पास बार मैग्नेट है, ऊपर से कोई कॉइल आके जो है वो गिर रही है, तो आपने बताना है जी कि अब यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरह से होगी। अभी मैं आपको वो वाले सवाल भी करवाऊंगा और इससे रेलेवेंट आपका जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये तो था लेफ्ट और राइट से आप देख रहे हो। अब टॉप एंड बॉटम व्यूज को हम डिस्कस करेंगे कि टॉप से अगर हम देखें तो इंड्यूस करंट क्या होगा, बॉटम से हम देखें तो इंड्यूस करंट क्या होगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप एंड बॉटम वाले केसेस। फ्रेंड्स, ये अब इस लेक्चर का लास्ट हिस्सा है। इसके अंदर हम केसेस ऑफ लेंज़ेज लॉ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले असूल की जो बात है उसको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको बात याद रहे। और मैंने यहाँ पे उसको उर्दू में लिखा है ताकि आप लोग ज़रा इसको और अच्छी तरह से समझ सको। देखो जी, असूल की बात ये है, इसको हम बोलते हैं जी कंसेप्चुअल नॉलेज या मेन कंसेप्ट। अगर मैग्नेट लूप की तरफ जाए तो लूप उसे अपनी तरफ ना आने दे। ये आप देख सकते हो कि ये मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा है तो लूप इसको अवे मूव करवा रही है। और अगर मैग्नेट लूप से दूर जाए तो लूप मैग्नेट को अपने से दूर ना जाने दे। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेट दूर जाना चाह रहा है जबकि लूप उसे खींच रही है। तो ये है जी हमारे पास मेन आइडिया लेंज़ेज लॉ का कि लेंज़ेज लॉ ने हमेशा अपने कॉज को क्या करना है, उसने अपोज करना है। तो यही चीज़ मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की है। तो अब ये मैं केसेस आपके साथ कुछ डिस्कस करूँगा, तो इसके लिए मुझे स्क्रीन को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब आप अपने सामने ज़रा देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट केसेस लिए हुए हैं। अगर एक मैग्नेट जो है वो एक लूप के ऊपर गिरता है,
ये आप देख सकते हो इस तरह से कि उसका नॉर्थ पोल जो है वो लूप की तरफ अप्रोच करे। तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो है, अगर आप इसे टॉप से देखेंगे तो टॉप से आपको जो है करंट नजर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको बॉटम से देखेंगे तो करंट आपको नजर आएगा क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर साउथ पोल जो है वो अगर उसकी तरफ आए तो आप देख सकते हो कि अब अगर आप उसको टॉप से देखोगे तो आपको करंट नजर आएगा क्लॉकवाइज, बॉटम से देखोगे तो आपको करंट नजर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसी तरह आपके पास जो एक कॉइल फेस के ऊपर जो पोलैरिटी है वो भी आपको नजर आ रही है कि अगर जो है साउथ पोल अप्रोच कर रहा है तो उसके फेस पे साउथ पोल बन रहा है जिसकी वजह से वो रिपेल होगा। अब आ जाए नेक्स्ट, मैग्नेट फॉलिंग केसेस। अगर तो ये सिंपल एक मैग्नेट गिर रहा है, नीचे कोई रिंग नहीं है, तो उसकी फ्री फॉल जो है मोशन होगी A=G होगा। लेकिन अगर एक सर्कुलर रिंग नीचे रख दें और मैग्नेट को आप फॉल करवाएं तो अब मैग्नेट की जो एक्सेलरेशन होगी वो लेस देन ग्रेविटी होगी ड्यू टू लेंज़िस लॉ। सिमिलरली अगर आप उस रिंग को कट कर दें और अब आप एक मैग्नेट को ड्रॉप करें तो अब कोई लेंज़िस लॉ का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि रिंग कटा हुआ है, कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा, ना ही कोई पोजीशन फील होगी। यही वजह है कि अब आपके पास जो उस मैग्नेट की एक्सेलरेशन है वो G के इक्वली होगी। अब उसके बाद ये हैंगिंग केसेस, ये आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, एक हमने जो है लूप जो है उसको हमने हैंग किया हुआ है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमने उसकी तरफ मूव करवाया। तो अगर आप इसको इस साइड से देखेंगे, इस साइड से अगर आप इसको देखेंगे तो करंट आपको नजर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड से देखोगे तो करंट नजर आएगा आपको क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे चूंकि हम इसको इस साइड से देख रहे हैं, इस तरह से मूव करवा रहे हैं तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर रिपल्शन होगी, ये मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। सिमिलरली अब आप आ जाए नेक्स्ट केस के ऊपर, ये आप देख सकते हो कि अब अगर मैं नॉर्थ पोल को उससे अवे मूव करवाता हूँ तो अब लेंज़िस लॉ जो है वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करवाएगा। तो यहाँ पे देखें अट्रैक्शन हो रही है। वंस अगेन इधर से देखोगे करंट क्लॉकवाइज, इधर से देखोगे करंट एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मैग्नेट फॉल्स थ्रू कॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये देखें जरा, और ये बुक में बना हुआ है। बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, ये आप देख सकते हो। अगर एक मैग्नेट जो है वो एक लूप के ऊपर इस तरह से गिरे कि नॉर्थ पोल जो है वो लूप की तरफ है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और उसका जो फेस है वो नॉर्थ पोल है। ओके, अब जब वो बिल्कुल मिड पे पहुंचेगा, ये अब दूसरा केस देखें यहाँ पे, ये मैं समझा रहा हूँ, तो आप देखेंगे जितना फ्लक्स इनवर्ड जा रहा है उतना ही आउटवर्ड जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे जो चेंज इन फ्लक्स है वो जीरो है, तो मिड में जाके कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, ना ही कोई इंड्यूस करंट होगा। तो आप देखिएगा अपनी बुक में कि जब मैग्नेट मिड पे पहुंचता है तो इंड्यूस करंट की कोई डायरेक्शन वहाँ पे शो नहीं की गई। सिमिलरली जब वो बॉटम पे पहुंचता है तो अब आप देख सकते हैं कि जब बॉटम पे पहुंचेगा तो अब जो है करंट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, करंट क्लॉकवाइज हो गया है, आप देख सकते हो। और मैं उसकी जो पोल की और जो उसके जो है कॉइल की जो पोल्स हैं वो भी जो है वो चेंज हो गए। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ग्राफ की मदद समझाया, जरा इसको समझिएगा। जब मैग्नेट गिर रहा है टूवर्ड्स, ये देखें जब मैग्नेट यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो यही वजह है कि पॉजिटिव फ्लक्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे चूंकि हमें पता है जी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो वो -E, जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ, कांस्टेंट। जब वो मिड पे पहुंचा तो आप देख सकते हो यहाँ पे E=0 है, और जब वो उससे अवे जा रहा है, जब अवे जा रहा है तो फ्लक्स में कमी आ रही है, तो फ्लक्स कम होगा, यूनिफॉर्मली फ्लक्स डिक्रीज होगा। यही वजह है कि जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है जी, एक मैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से मूव करवाया गया, तो जो आप उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने जो है बात शुरू की मैग्नेटिक फ्लक्स से और हमने बात खत्म की है लेंज़िस लॉ के ऊपर। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है ये। ठीक है, तो इसको आपने तवज्जो और गौर के साथ देखना है, सुनना है, लेक्चर को पास कर लिया करो। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आए अच्छी तरह से इस लेक्चर को आपने प्रिपेयर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, और ये समझ लें कि ये आपका इस यूनिट का जो है वो हाफ सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है एक लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, और कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।